करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 10 है और इसमें हम मनी को डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड ही सारी बात होगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 के कुछ हमारे रह गए हैं टैक्स से रिलेटेड चीज़ें जो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। आज क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है तो ये वाले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 ही। तो इसमें सबसे पहले पैसे का इंट्रोडक्शन है। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? हाँ, बार्टर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था गुड्स को और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ। मतलब एक गुड के बदले में अगर कोई और दूसरी गुड आपको मिल रही है और आप एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हो तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था। जब पैसा नहीं था तो उससे पहले बार्टर सिस्टम को ही अडॉप्ट किया गया था और लोग इसी के साथ जो है ना वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। लेकिन इस बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ मुश्किलात थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसके साथ स्टार मार्क कर लो। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से फिर इसको ख़त्म करना पड़ा। वैसे अगर आप लोगों को ना पता हो कि बार्टर सिस्टम में क्या मसले थे तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं बार्टर सिस्टम में? हाँ, अच्छा चलो फ़र्ज़ करते हैं कि कोई दो बच्चे कुर्बानी देंगे। कौन कौन? नहीं वो शरीफ बच्चे हैं यार। क्या नाम था तुम्हारा? है एजाज रजा, ठीक है। एजाज और एक कोई और बच्चा। नहीं वो भी शरीफ बच्चा है यार। ये तैयार है ये। हाँ भाई, कमज़ोर हस्ती, क्या नाम है तुम्हारा? गुलफाम। चलो, गुलफाम, ठीक है। और दूसरा क्या है? आइन जे। चलो ये दो बंदे हैं। सोचो कि ये दोनों उस वक्त में है जब पैसा नहीं होता था, ठीक है। तो गुलफाम के पास एक बकरी है। चलो बस यार, ऐसे ही यार मैं फिर मगरूर हो जाऊंगा, ऐसे नहीं तारीफ करते, ठीक है। तो गुलफाम के पास एक बकरी है और इसके पास ना एक चावलों की बोरी है, ठीक है। चावल, ये एजाज के पास चावलों की बोरी है और गुलफाम के पास बकरी है। अब इसका दिल कर रहा है एजाज का कि ये गोश्त खाए, इसका दिल कर रहा है ये चावल खाए। क्या ये ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। चलो इन केस अगर ये ज़रूरी भी हो, मतलब इसका वाकई में दिल कर रहा है बकरी को देख के कि ये बकरी खाए और इसका दिल कर रहा है कि चावल खाए, तो ये आपस में कैसे बार्टर की ट्रांजैक्शन करेंगे? हैं? मतलब फर्ज करो कि एजाज के पास जो है ना, इसके पास 5 केजी चावल हैं, तो ये क्या कहेगा, मुझे 5 केजी चावल ले लो मेरे से और बकरी की टांगे काट के दे। मतलब क्या कहेगा? ये तो मसला है ना इसके अगेंस्ट। कैसे करेगा ये? आपस में कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? या ये कैसे गुलफाम कैसे बताएगा कि भाई मेरी बकरी के अगेंस्ट कितने चावल तुम दोगे तो ये ट्रांजैक्शन एक सूटेबल ट्रांजैक्शन है? तो ये तो मसला बन रहा है ना। और अगर गुलफाम का दिल कर रहा है चावल खाने को, एजाज का दिल नहीं कर रहा बकरी खाने को, तो फिर ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकेगी। तो इसमें कुछ मसले मसाइल थे, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर बार्टर सिस्टम को कामयाब होना है तो इसमें ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ को एक टाइम पे एक जैसी ज़रूरियात हों। मतलब गुलफाम को इस चीज़ की ज़रूरत हो और एजाज को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो तभी बार्टर सिस्टम चलेगा, अदरवाइज तो चल ही नहीं सकेगा। तो अगर एजाज ने बकरी खानी है तो इसको ढूंढना पड़ेगा ऐसा बंदा जिसको चावलों की ज़रूरत हो, तभी उसको बकरी मिलेगी। और इसने अगर चावल खाने हैं तो ये ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा बंदा जिसको बकरी की ज़रूरत हो तो वो चावल उसको देगा। तो ये एक इसका मसला था, इसको पढ़ें जरा। पहला पॉइंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब यह है कि भाई एक टाइम पे बायर और सेलर दोनों इस पोजीशन में हो कि वो कोई ऐसी चीज ऑफर कर सकें जो दूसरे को एक्सेप्टेबल हो।
तभी बार्टर सिस्टम चलता था, अदरवाइज बार्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता था। दूसरे नंबर पे एक मसला आता था कि भाई रेट क्या रखना है। गुलफाम कहेगा मेरी इस बकरी के अगेंस्ट मुझे 50 केजी चावल चाहिए, ये कहेगा नहीं भाई तुम्हारी इस बकरी के अगेंस्ट तो 10 केजी के चावल काफ़ी हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इस बकरी की वैल्यू चावलों के कितने बराबर है, मतलब कितने चावलों के बराबर है? तो एक तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। इसको सेकंड वाले को पढ़ें। तो ये भी एक मसला था कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज ही नहीं डिसाइड हो पाता था कि किस रेट के साथ चीज़ों को एक्सचेंज किया जाए। लैक ऑफ स्टोरिंग एंड सेविंग, ये तीसरा मसला है। किधर गया टेस्टर, किधर है? ऊपर तो नहीं पड़ा। अच्छा चलो ये भी है। लैक ऑफ स्टोरिंग या सेविंग का क्या मतलब होगा? देखो गुलफाम अपनी बकरी कितनी देर तक स्टोर कर सकता है? जब तक जिंदा है, ऐसे ही है ना। मतलब अगर ये इसको स्टोर करना चाहे कि भाई मैं अभी इसको यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको बेच के कोई और चीज नहीं लेना चाहता, तो क्या ये बकरी 50 साल इसके पास रहेगी? नहीं। हो सकता है बकरी बच जाए, गुलफाम ना रहे, लेकिन स्टिल मतलब मसला था, स्टोर नहीं किया जा सकता था। सेम इसी तरह जो है वो चावल कितनी देर तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो एक बार्टर सिस्टम का ये भी मसला था कि उसमें स्टोरिंग या सेविंग करने में इशू आ रहा था। फिर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब ठीक है चावल तो डिवाइड किए जा सकते हैं कि अगर इसके पास 50 केजी चावल है तो ये उसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन बकरी कैसे डिवाइड करोगे? मतलब अगर इसने कोई थोड़ी चीज़ खरीदनी है जिसकी वैल्यू बकरी के बराबर नहीं है, तो क्या ये इसकी टांगे उतार के नीचे ईंटें रख के इसको खड़ा कर सकता है? नहीं, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक मसला था कि भाई चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ मसले थे इसके अंदर। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल था। मतलब एजाज अगर किसी से कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है और वो बंदा कहीं दूर बैठा हुआ है, तो क्या ये 50 केजी चावल अपने कंधों पे रख के उसके पास जाएगा? पॉसिबल नहीं है। या ये बकरी उठा के साथ लेके चले, या बकरी के ऊपर बैठ के जा रहा है जहाँ पे जा रहा है। ये बहुत मुश्किल था कि वेल्थ को हर टाइम कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। मैंने नहीं कहा था, तुमने अपना नाम तो खुद ही तुमने दिया है। अच्छा चलो, अब जो है वो डिफिकल्टी भी होती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने अगर एजाज से टैक्स लेना है तो वो क्या करेंगे कि इसके पास 50 केजी चावल है, उसमें से 5 केजी चावल ले जाए। बकरी की क्या दुम काट के लेके जाएंगे? क्या करेंगे? कान काट के लेके जाएंगे। बकरी के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाए? है बच्चा वेट करते रहे बकरी का, अगर बकरी ना हो उसके बाद बकरा हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा बस चलो भाई, चलो भाई। तो ये कुछ हमने मसले पढ़े थे, बार्टर सिस्टम के कुछ मसले थे, और ये दोनों ने एजाज और गुलफाम ने फेस किए थे। तो उसके बाद जरूरत पड़ी कि यार पैसे को इवॉल्व करना चाहिए, बार्टर सिस्टम में गुजारा नहीं हो सकता। बस बच्चों, पैसे की डेफिनेशन देखो। मनी की डेफिनेशन क्या है? ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर। ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर मतलब एक कानूनी हैसियत रखने वाला एक कागज का टुकड़ा होता है। दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि मतलब उसको दे के आप कोई चीज़ खरीद सकते हो। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगर हम मनी की डेफिनेशन देखें तो उसमें 3-4 खास बातें हैं। एक लिखा गया है कि ये ऑफिशियली इशूड है, ये एक ऑफिशियली इशूड लीगल टेंडर है, मतलब इसको कानूनी तौर पे इशू किया गया है। दूसरे नंबर पे लिखा है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसको एक्सचेंज चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि इससे चीज़ों की वैल्यू को भी मेजर किया जाता है, एक्ट एज द मेजर। और चौथे नंबर पे लिखा है कि इसको वैल्यू ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे भी लिया जाता है कि इसको पैसे को आप सेव कर सकते हो, अपने पास स्टोर कर सकते हो। इस डेफिनेशन को 2 दफ़ा पढ़ो, इसको याद करो भी। आज हम कोशिश करेंगे जो पढ़ रहे हैं वो साथ साथ आपने यहाँ से याद करके जाना है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछो।
चलें आगे, इसकी डेफिनेशन में कोई मसला? चलें, तो अब ये जो मनी था, पैसा था, इवॉल्व कैसे किया इसने, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई? तो इसकी एवोल्यूशन में मतलब आज के दौर में जो पैसा है यहाँ तक पहुँचने में बहुत साल लगे हैं। सबसे पहली जो स्टेज थी उस स्टेज को हम कहते थे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में जो पैसा होता था वो कमोडिटी की फॉर्म में होता था, मतलब गुड की शक्ल में होता था। जैसे एनिमल्स को पैसे के तौर पे ट्रीट किया जाता था, स्टोन्स को पैसे के तौर पे ट्रीट किया जाता था, हड्डियों को, तंबाकू को, एरो को, ये सारी चीज़ों को पैसे के तौर पे ट्रीट किया जाता था। ये सबसे पहली फॉर्म थी पैसे की। अब जब गुलफाम और उसने सोचा, एजाज ने, कि भाई अब इस तरह ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो इन्होंने फिर कोई पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। यार ये पत्थर बहुत कीमती लग रहे हैं, तो इसको एक्सचेंज की फॉर्म में तब्दील कर लें, या कोई और चीज़, इनके पास कोई ऐसे बोन्स हों, हड्डियाँ वगैरह हों कोई डायनासोर की, वो इन्होंने पैसा बना लिया हो, या एरोस वगैरह को इन्होंने पैसे के तौर पे ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो ये वो फॉर्म थी जो सबसे पहले पैसा बना, वो इस तरह का बना था कि चीज़ों से ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दी गई थी। फिर सेकंड स्टेज जो थी उसमें क्या हुआ कि इनको कहीं से मेटल मिल गया। अब मेटेलिक मनी का कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिए या चांदी के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। ये वो फॉर्म थी जो अभी तक किसी हद तक चल रही है, मतलब अभी भी आपके पास कॉइन्स वगैरह होते हैं, लेकिन अब जो हमारे कॉइन्स हैं ये मेटल के तो नहीं है। आई थिंक 1 रुपये 2 रुपये वाला मेटल तो नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये नहीं देखे कभी तुम लोगों ने? वो मेटल तो नहीं है, मेटल नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या थी, ये सेकंड स्टेज थी जहां पे अब कमोडिटी से हट के लोगों ने मेटल्स के जो है ना वो करेंसी यूज़ करना शुरू कर दी। लेकिन ये मेटल की करेंसी के कुछ फीचर्स थे और इसके कुछ नुकसानात भी थे। नंबर 1, इसके कुछ खूबियां जो थी वो ये थी कि ये जो थे ना, इनकी अपनी एक वैल्यू हुआ करती थी। मतलब आपके पास जो कागज़ का टुकड़ा है 100 रुपये का या 500 का, उस कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको एक करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक सिक्का जो होता है, अगर मेटल को सोने का सिक्का है तो वो सोना इटसेल्फ अपनी वैल्यू रखता है। तो इस मेटल के करेंसी की इंस्ट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी, यानी इसकी अपनी एक वैल्यू हुआ करती थी। ये इसकी खूबी थी। इट इज़ टू डेंजरस टू कैरी देम, मतलब इसकी एक फिर ये भी मसला था कि इसको अगर आपने कैरी करना है तो वो बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। उसके बाद ये भी मसला था कि इस करेंसी को बढ़ाया नहीं जा सकता था। गोल्ड और सिल्वर जो है वो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ये नेचर में आपको कहीं से मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे अब जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो पैसा छापी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं था। और लास्ट ये है कि सम टाइम क्या होता कि ये दोनों कहीं घूम फिर रहे हैं, तो इनको कहीं से पुराने वक्तों में सोना मिल जाता खुदाई करते हुए, तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाते। तो ये भी मसला था कि डिस्कवरीज की वजह से भी लोगों के पास एकदम से पैसा आ जाता था। तो ये सेकंड स्टेज थी जिसको हम कहते थे मेटेलिक मनी। इसको पढ़ें, मेटेलिक मनी सेकंड स्टेज थी या सेकंड फेज थी पैसे को इवॉल्व करते हुए, देखते हुए कि सबसे पहले कमोडिटी मनी था, उसके बाद मेटेलिक मनी आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। मेटेलिक मनी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं फुल बॉडीड मनी और एक को कहते हैं टोकन मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी वो होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। जैसे कॉइन्स वगैरह, अगर चांदी का सिक्का है तो वो चांदी अगर पैसे के तौर पे आप ना भी बेचो तो वैसे भी आप उसको बेच सकते हो चांदी के तौर पे भी। देखो सिक्के के तौर पे तो आप उसको इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन वो मेटल इटसेल्फ भी तो वर्थ रखता है ना। तो ऐसे पैसे को हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फिर एक होता है टोकन मनी, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ फेस वैल्यू की बुनियाद पे उसको ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कागज़ का टुकड़ा आपके पास होगा, 500 का नोट एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर गवर्नमेंट एक दफ़ा मना कर दे कि भाई अब हमने इसको पैसे के तौर पे ट्रीट नहीं करना, तो उसकी वैल्यू 0 है। जैसे 75 का नोट आया था, अगर गवर्नमेंट के हमने अब इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है।
जबकि उसकी जगह पे अगर कोई ऐसा सिक्का हो जो खुद भी कीमती है, उसके अंदर जो मेटल यूज है वो कीमती है, तो चाहे गवर्नमेंट क्या भी देके इसको हम पैसे के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, फिर भी वो मेटल बिक सकता है। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती है, और टोकन मनी क्या होता है, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू है, उसको कहा गया है कि पैसे के तौर पे ट्रीट करना है, तो वो पैसे के तौर पे ट्रीट हो रहा है। फिर हमारे पास आ गया पेपर मनी। ये तीसरी स्टेज थी पैसे की। पहली स्टेज कौन सी थी, कमोडिटी मनी। दूसरी स्टेज कौन सी थी, मेटेलिक मनी। तीसरी स्टेज है पेपर मनी या फ्लैट मनी। फेट मनी क्या है, FIAT, ठीक है। इसकी एक्चुअल में कोई पेपर की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसका क्या है, ड्यू टू इनकन्वीनियंस एंड थ्रेट offered by the metallic money, paper money got developed. Paper money is a piece of printed paper with engraving on it by the government. अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था कि एक दौर में जब बादशाहों का टाइम था ना, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी ना वो खुद गज़ा बांटती थी, गल्ला वगैरह देती थी। तो उस टाइम क्या होता था कि इस जैसे एजाज जैसे बच्चे और गुलफाम जैसे बच्चे ये दो दफ़ा आटा लेके चले जाते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि भाई एक कागज़ का टुकड़ा होगा, ठीक है, वो हर बंदे को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर उसका नाम वगैरह लिखा होगा। जब वो आटा ले लेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक मोहर लगा देगी कि भाई अब इसने एक दफ़ा ले लिया, इसको अगली दफ़ा मिलेगा, ताकि बार बार रिपीट ना हो। जिसके पास, हर बंदे के पास एक वो कागज़ का टुकड़ा दे दिया गया था कि जिसके पास वो कागज़ का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी होगी, तो वो आगे ले सकते आटा। अब हो सकता है कि किसी बंदे को आटे की नहीं ज़रूरत, उसके पास पिछला पड़ा हुआ है, तो वो कागज़ का टुकड़ा ट्रेड करने लग गया कि भाई इसके पास अगर है इस दफ़ा आटा तो इसको नहीं चाहिए, तो ये उसको बेच देगा कि यार ये कागज़ का टुकड़ा मेरी जगह तुम ले जाओ, अगर तुम्हें ज़रूरत है, बदले में मुझे कोई और चीज़ दे दो। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होने लग गया, उसकी एक वैल्यू बन गई। क्यों वैल्यू बन गई, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ था। वहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आया कि यार क्यों ना एक कागज़ के टुकड़े को पैसे की हैसियत दे दी जाए। अगर गवर्नमेंट कह देगी कि ये पैसा है तो फिर सारे उसको मानना शुरू कर देंगे। तो पेपर मनी का वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। पेपर मनी एक्चुअली एक फेट मनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इशू किया होता है करेंसी के तौर पे, और गवर्नमेंट खुद इसको बैक कर रही होती है किसी चीज़ के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी दिल करे आप करेंसी इशू करते रहो, उसको आपने बैक करना होता है। मतलब उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ सोना अपने पास रखना होता है। वो मनी हाइस्ट देखा था? मनी हाइस्ट में वो जो सोना चोरी करते थे वो बेसिकली रिजर्व थे। वो स्टेट बैंक ने पैसे के अगेंस्ट रखे हुए थे, जितना वो पैसा छापता है ना उसके अगेंस्ट कुछ उन्होंने सोना रखा होता है, ठीक है। करेंसी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर ऑफ पेपर, तो ऐसी करेंसी को हम कहते हैं पेपर मनी। अच्छा, अब इसके कुछ फायदे भी थे पेपर मनी के, इसके साथ भी इंपॉर्टेंट लिख लो। पेपर मनी के कुछ फायदे हैं। इट डज नॉट रिक्वायर प्रीशियस मेटल। पेपर मनी छापने के लिए आपको कोई मेटल नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने करेंसी बढ़ानी है तो आप कागज़ लो, उसको प्रिंट करो, सिंपल और आसान से काम है। आपको ना कोई माइनिंग करने की ज़रूरत है, ना कहीं से मेटल ढूंढने की ज़रूरत है, आपका पैसा बन जाएगा। इट हेल्प गवर्नमेंट टू इंक्रीज मनी सप्लाई टू फाइनेंस इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट विदाउट इम्पोजिंग न्यू टैक्सेज। मनी पेपर का एक ये भी बेनिफिट है कि अब आपको टैक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना पैसा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं छाप लो। पेपर मनी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू मेटालिक मनी, इसको इजीली ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो अब पैसा कैरी करना आसान है बजाय इसके कि कोई मेटल की करेंसी को आप कैरी कर रहे हो। डिसएडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेजेस के साथ भी स्टार मार्क कर लो। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। आप जितना ज़्यादा पैसा छापोगे उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा है हमने? मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो पैसा ठीक है छापा जा सकता है, बहुत आसानी है, पेपर मनी बहुत इजीली छापा जा सकता है, लेकिन एक खतरा रहेगा कि हमेशा इन्फ्लेशन का डर रहेगा आपको। इट इज़ यूजली एक्सेप्टेड विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मतलब आप 50 रुपये का नोट पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं दिखाना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान की अपनी बाउंड्री के अंदर ही उसकी वैल्यू है। तो समटाइम ये मसला होता है, डॉलर के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो अपने मुल्क में इस्तेमाल होती हैं सिर्फ, ठीक है। डॉलर ऐसी है या कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो हर जगह पे इस्तेमाल हो जाती हैं, अदरवाइज नॉर्मली जो है ना पेपर मनी सिर्फ अपनी बाउंड्रीज के अंदर इस्तेमाल होती है।
पेपर मनी हैज़ लिमिटेड एज देन कॉइन्स। इसको बड़ी जल्दी तोड़ा भी जा सकता है, मतलब फाड़ा जा सकता है, पैसों को जलाया भी जा सकता है। कॉइन्स जो थे वो इसकी निस्बत ज़्यादा ड्यूरेबल थे। ये 3 इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर मनी की जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? एक को कहते हैं हम कन्वर्टेबल और एक को कहते हैं इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल पैसा वो होता है जिसको गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया होता है कि जब आप हमसे मांगोगे तो इसके बदले हम आपको कोई सोना या कोई फॉरेन करेंसी देंगे। किसी के पास कोई पैसे का नोट है? कोई रुपया नहीं, कोई 10 रुपये 50 रुपये, क्या कर रहे हो? कोई निकालो पैसे। हाँ, इसके ऊपर लिखा होगा, एक लाइन लिखी हुई होगी। आप लोगों के पास नहीं है? चेंज कर दिया यार उन्होंने, वर्डिंग ही चेंज कर दी है। अब लिखा हुआ है हाँ, हमले हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? आज तक समझ नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि यार ये 50 रुपए जो इशू किया है ना, जब मांगे गए तो उसको 50 रुपए के अगेंस्ट कुछ पैसे देंगे, हम सोना देंगे, कोई चीज देंगे। 50 रुपए का क्या सोना मिलेगा तुम्हें? देखो, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको इसके बदले में गोल्ड या कोई और करेंसी दी जाएगी। वो मिलेगी नहीं, वो अलग बात है। उनके पास वाकई नहीं, किसी के पास कोई रुपया नहीं है। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसे उनको भी दिखाओ यार, कुछ नहीं होता है। पैसे देख लो, कोई बात नहीं। वो देखो, उस निकल आया एक नोट, निकल आया खुद 10 रुपए का नोट देख रहा था। हाय गुरुवर, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है हमले हादा को मुतालबा पे अदा किया जाएगा। तुम लोगों के पास भी कुछ नहीं है यार, निकाल लो पैसे, कोई छीन के थोड़ा भाग जाएगा। पढ़ लो एक दफा, देख लो यार। हैं ये देखा नहीं गया था? इसकी डेफिनेशन, पैसे की डेफिनेशन क्या थी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली एज अ टेंडर के तौर पे इशू किया गया, यानी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट। ये टेंडर मनी होती है। डेफिनेशन के अंदर हमने ये टेंडर का वर्ड यूज किया है। ये कौन सी करेंसी है तुम्हारे पास? डॉलर? ये कहां से चोरी किया है? चलो भाई, कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? ऐसी करेंसी जिसके अगेंस्ट आपकी गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ हो कि भाई जब आप मांगोगे तो हम इसके बदले में आपको सोना देंगे या कोई और इसके अगेंस्ट करेंसी देंगे। और इनकन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि भाई इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ। ये वाली लाइन नहीं लिखी होगी उन नोट्स के ऊपर जहां पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस नहीं किया होगा। सही है भाई? यहां तक कोई क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। बेसिकली ना गवर्नमेंट क्या करती है, लाइक पाकिस्तान में ना 30 से 40% के करीब ना जितने नोट छापे जाते हैं, इस वैल्यू का ना उन्होंने अपने पास गोल्ड या रिजर्व्स रखने होते हैं। स्टेट बैंक अगर पैसे छाप रही होती है ना, उसके बदले वो अपने पास उस अमाउंट का जितने के उन्होंने छापने हैं उससे 30 से 40% के करीब ना सोना अपने पास रखते हैं। तो ऐसे नहीं छापे देते कि भाई छापी जो, महंगाई हो जाती है। ऐसे तो एक दफ़ा उन्होंने जिम्बाब्वे वालों ने किया था, ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी। तो हमेशा बैक किया जाता है, जो भी करेंसी आप छापोगे उसके अगेंस्ट जो है ना वो, हाँ, ट्रिलियन का नोट भी था उनका। और कहते थे उससे ट्रिलियन के नोट से डबरोटी का पैकेट नहीं आता था। चलो भाई आ जाओ आगे आ जाओ। कितनी पढ़ी हैं टाइप्स? कितनी टाइप्स पढ़ी हैं हमने? पैसे की कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? कमोडिटी मनी, मेटेलिक, पेपर मनी, और अब हम आए बैंक मनी के ऊपर। बैंक मनी बेसिकली चेक्स वगैरह जो आपके होते हैं ना, ये भी पैसे के तौर पे ट्रीट किए जा सकते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, बदले में आप एक चेक बना के दे दो, तो वो चेक जो है वो एक किस्म का पैसा होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बदले में आपको चीज़ मिल जाती है। तो ये जो चेक्स होते हैं ये भी पैसे का फंक्शन अदा कर रहे होते हैं, ये भी पैसे की तरह पे ना परफॉर्म कर रहे होते हैं। और क्रेडिट मनी
क्रेडिट मनी क्या होती है? उधार का पैसा, ठीक है जी। उसने बेल भी मनी इस वाली लगाई। क्रेडिट मनी क्या होता है भाई? आपको पता है ना, बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करते हैं या और कोई मार्केट में अकाउंट्स इशू किए जाते हैं, तो ये जो बॉन्ड्स वगैरह इशू होते हैं ना, कागज के टुकड़े के अगेंस्ट बॉन्ड का एक कागज का टुकड़ा इशू कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए जाते हैं। ये जो बॉन्ड होता है, या प्राइस बॉन्ड आपने शायद देखे हो कभी, ये प्राइस बॉन्ड को भी तो पैसे की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो तो आप प्राइस बॉन्ड उसे दो, बदले में कोई चीज खरीद लो। ये बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड जो होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसको पैसे के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। तो क्रेडिट मनी क्या होती है? उधार का पैसा। उधार का पैसा बेसिकली है क्या? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे बोरर जो है वो कुछ पैसा लेता है, बदले में वो कहता है कि फ्यूचर में मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा और साथ में इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो ये एक क्रेडिट मनी कहलाता है। आगे इस क्रेडिट मनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनके साथ स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मनी के एडवांटेजेस क्या हैं? तो क्रेडिट मनी का फायदा ये होता है कि भाई आपको आज फौरन से कंजम्पशन करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो किसी से उधार पकड़ ले तो वो फौरन से अपनी कंजम्पशन कर सकता है या अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर फर्म्स ने इन्वेस्ट करना है तो उनको एक सहूलत मिलती है कि वो कर्जे पे पैसा उठा लें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा पैसा जमा करने के लिए। और तीसरे नंबर पर ये है कि गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कर सकती है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है डेवलपमेंट का हो या नॉन डेवलपमेंटल का, और उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्रेडिट मनी को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तीनों में एक ही बात लिखी है, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि भाई कंज्यूमर को फायदा क्या होता है क्रेडिट मनी का, कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, बैंक से लोन लो, जाके कंजम्पशन कर दो, ये कंज्यूमर को फायदा है। फर्म ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फर्म भी कर सकती है, उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सेविंग नहीं करनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास सेविंग होगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो जाके कर्जा ले और इन्वेस्टमेंट कर दे। और गवर्नमेंट को भी फायदा होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेंडिंग करनी है तो वो इजीली स्पेंडिंग कर सकती है, उसको वेट नहीं करना पड़ता। तो कंज्यूमर, फर्म और गवर्नमेंट तीनों को फायदा होता है। कंज्यूमर कंजम्पशन कर सकता है, फर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर कर सकते हैं क्रेडिट मनी को इस्तेमाल करते हुए। क्रेडिट मनी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्रेडिट मनी का पहला डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसमें एक रिस्क हमेशा रहता है कि जिसको आपने उधार पे पैसे दिए हैं हो सकता है वो भाग जाए, यानी बैड डेट हो जाए। बैड डेट, तो बैड डेट का हमेशा खर्चा रहता है, खदशा रहता है, रिस्क रहता है। दूसरे नंबर पे ये है कि लोगों के दरमियान में ट्रस्ट नहीं होता। भाई एक बंदा दूसरे को उधार नहीं दे रहा, उसको यही डर लगा रहता है कि यार मैंने इसको उधार दिया तो कल को शायद ये वापस ना करे। और तीसरे नंबर पे डिसएडवांटेज ये होता है कि क्रेडिट मनी अगर आम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो लोन या क्रेडिट मनी बढ़ जाएगी। क्रेडिट मनी बढ़ेगी तो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। आगे फिर पैसे की फॉर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक्स मनी। इलेक्ट्रॉनिक्स मनी में पैसा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपके पास अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो वो भी पैसे का किरदार अदा करते हैं। या इवन कि अब तो आपके मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह के अकाउंट्स हैं, इसके साथ भी आप चीज़ों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है। फिर एक डिजिटल मनी होती है, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही बस लिखा हुआ है, बिटकॉइंस वगैरह। चलो ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है इसको एक दफ़ा खुद से पढ़ो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी जी, दोनों क्रेडिट मनी है। एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक उसने अपने बैंक से अगर लिया ना तो वो इंटरनल सोर्स से उसने बोरो की है, और अगर बाहर से उसने लिया तो वो एक्सटर्नल सोर्स से बोरो की। यार मसला ये कि अपने वालों के पास भी तो पैसा होना चाहिए। मतलब अब अगर हमने स्टेट बैंक से लेना है तो स्टेट बैंक ने अपने बाकी बैंकों को भी पैसा देना होता है, और फिर बैंकों ने आगे आम आवाम को भी देना है और गवर्नमेंट को भी देना है। तो इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? या तो पैसे नहीं छापने पड़ेंगे, बाहर से ज़्यादा लेते हैं इस वजह से। खुद छापे तो फिर वो इन्फ्लेशन का खतरा होता है कि खुद छापना शुरू कर दे। गोल्ड को एस
कर लेता कैसे यार? गोल्ड तो एक ऐसी चीज है जो सबसे प्रीशियस है, मतलब स्कार्स चीज है, उसके अगेंस्ट तो सारे ट्रेड करना चाहेंगे यार। उस कैरी फिर हो जाना था, जहाज़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शन होनी थी। अच्छा, उसने जिम्बाब्वे ने भी वैसे गोल्ड में अब ट्रांजैक्शंस करना शुरू की हैं। ये वही कर सकता है जिसके पास सोना बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज हमारे जैसा मुल्क तो सोना जमा करने पे लगा देता है कि यार रिजर्व्स बनाओ पहले, उसके अगेंस्ट करेंसी इशू कर लो। हाँ, उनके पास इतना पैसा हो, इतना गोल्ड हो के वो कहें कि भाई इसके ऊपर हम बाकी ममालिक के साथ ट्रेड करेंगे, तो वही कर सकता है जिसके पास सोना है। बच्चों कोई क्वेश्चन इसमें? कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात। चलो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है कि एक अच्छे पैसे की क्या निशानी होनी चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके क्या फंक्शंस होने चाहिए। पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? खूबियां। खूबियां बाद में करेंगे। फंक्शंस का क्या मतलब है? काम। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ मनी के मनी किस काम आता है? ये जो आजकल की करेंसी है ये कैसे इस्तेमाल होती है? बार्टर की कुछ मसले मसाइल याद है आपको? बार्टर के कुछ मसले पढ़े थे हमने, जिस तरह कौन कौन से मसले थे? हाँ, कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज का मसला था, और क्या क्या था? स्टोरेज करने का मसला था, ट्रांसफर करने का मसला था, टैक्स वगैरह को कलेक्ट करने का मसला, डिविजिबिलिटी का मसला था। ठीक है, अब ये जो पैसा है ना, ये उन सारे मसलों का हल देगा आपको। लाइक सबसे पहले है कि ये जो अब मनी आजकल हमारे पास है, ये एक्ट करता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये किस चीज, उसकी कौन सा प्रॉब्लम थी जिसको ये दूर कर रहा है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कर रहा है, तो ये किस चीज का तोड़ है? ये मेरे ख्याल में तो उसका नहीं है कि वो जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी तो तभी आप एक्सचेंज कर सकते थे चीजें। अब ये हर टाइम आपके पास मौजूद होगा पैसा, आप इसके बदले में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद है टू एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये किस चीज का है? रेट ऑफ एक्सचेंज का। वहां पे हमें रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं पता चलता था कि भाई बकरी कितनी दे के 5 किलो चावल लेने चाहिए, या 5 किलो चावलों के लिए क्या करना चाहिए, या 10 बकरी है कितने की, 50 किलो चावलों के बराबर है। अब आपके पास पैसे हैं, डिफरेंट नोट्स हैं, उसी हिसाब से आप पैसे दे सकते हो। तो एक्ट एज यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आपको पता होगा कि 40,000 की बकरी आ रही है, कितने के 10,000 की चावलों की बोरी आ रही है, 15,000 की आ रही है, तो अब आपके पास यूनिट ऑफ अकाउंट है। एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले आप वहां पे स्टोर नहीं कर सकते थे, यहाँ पे ये आपको स्टोर करने की भी जो है ना वो एक ऑप्शन है कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। जितनी देर तक आपने इसको अपने पास रखना है आप रख सकते हो, जब आपको जरूरत पड़े तब आप इसको इसके थ्रू कंजम्पशन कर सकते हो। टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पैसों की बुनियाद पे आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। मतलब आज आप कोई किस्तों पे चीज ले लो तो आपका और उसके दरमियान में जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होगा कि फ्यूचर में आपने इतने इतने पैसे मुझे देने हैं। तो आप डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स के लिए भी इसको एज स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई आज इतने की चीज मैं ले रहा हूं और फ्यूचर में इतने पैसे आपको इस तरह से मैं दूंगा। अब हम देखते हैं कि एक अच्छा जो पैसा होता है उसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1, एक अच्छा पैसा उसको समझा जाएगा जो जनरली एक्सेप्टेबल होगा, जो हर जगह पे एक्सेप्ट हो। ऐसा ना हो कि वो नोट सिर्फ आपके मोहल्ले में चले और आप बाहर निकलो मोहल्ले से तो कोई उसको पहचानता ही ना हो। तो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जी मलिक स्टेट, चलो जैसे डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आगे चलो। स्टेबिलिटी। एक अच्छा पैसा वो है जो स्टेबल हो, उसकी वैल्यू कम ना हो। वैल्यू कैसे कम होती है? डॉलर के हिसाब से जब आप एक्सचेंज रेट देखते हो, मतलब आज एक डॉलर जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के 283 रुपये के बराबर है। ऐसे ही है ना? और ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। हो सकता है कल $1 जो है वो 320 रुपये के बराबर आ जाए। इसका मतलब आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है।
एक अच्छी करेंसी वो होगी जो स्टेबल होगी, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा ना हो बहुत ज़्यादा। तीसरे नंबर पे है कि अच्छा पैसा वो होगा जो ड्यूरेबल होगा, जो उड़ नहीं सकता होगा, जो ड्यूरेबल होगा, जो लंबे अरसे तक आपके पास रहे। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक मनी इशू की हुई है, उनकी करेंसी जो है वो फटती भी नहीं है। हाँ, हमारी करेंसी तो खैर ऐसे ही है। कौन सी? हमारे वाली तो ऐसे ही है ना? वो धुल जाए तो बाद में इस्त्री कर रहे होते हैं ऊपर, उसका रंग भी उतर जाता है। बाबे का आदतों की शक्ल ही चेंज हो जाती है। चलो, अच्छा, करेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। मतलब ये ना हो कि 2-2 किलो के नोट्स बना दो उसके, ठीक है। मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, एक रजिस्टर जितना पेज हो उसका वो नोट बनाए हुआ, इजीली कैरी किया जा सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके, उसका वेट भी ना हो बहुत ज़्यादा, और करेंसी बड़े नोटों की हो। मतलब ये भी तो ज़रूरी है ना कि बड़े नोट भी हों, छोटे नोट भी हों। 5,000 का नोट पहले नहीं होता था ना, ऐसे ही है ना? हमारे पास अब भी नहीं होता। मैं और बात कर रहा हूँ। परेशान ही हो गए। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि डिफरेंट साइजेस के नोट होने चाहिए, मतलब डिफरेंट वैल्यू के नोट होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में सबसे छोटा नोट कौन सा है? 10 का है, 5 का नहीं है अब, 10 का है, 10 का। और सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 5,000 का। तो डिफरेंट उसके दरमियान में 10, 20, 50, 75 का भी था। 2, हाँ, थोड़े दिनों के लिए था। 500, 1000, 5000, 2000 का कभी देखा किसी ने? 2000 नोट दे ना लेना, नकली होगा, ठीक है। और लास्ट है कि भाई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको आसानी से उसकी कॉपी ना बनाई जा सके, मतलब उसको आप नकली ना बना सको, उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो, उसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक अच्छी खूबी है। मतलब पाकिस्तानी नोट में ये जो जाली नोट बनाने से रोकने के लिए क्या क्या किया हुआ है? तार है उसके अंदर, और तार के अंदर भी लिखा हुआ है, ये नहीं कि तार, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। और हाँ, उसके अंदर एक और बाबा कायदे आज़म नजर आता है। नहीं, बिल्डिंग तो नहीं, हाँ वो नहीं, तार नहीं महसूस होती यार। वो जिनको नजर नहीं आता ना, वो उनके लिए रखा होता है कि वो उसको चेक कर लेंगे कितने का नोट है, उस पर वो डॉट्स से बने होते हैं। वो कहीं एक पता नहीं बच्चा कहता था, सर उसको बाबे कायदा था उनको धूप में देखो, इस साइड से तो आपकी तरफ देख रहा होता है, इस साइड से देखो तब भी आपकी तरफ देखता है। ये भी एक निशानी। और भी काफी निशानियां हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉपी करना चाहेगा तो पकड़ा जाता है, इजीली पकड़ा जाता है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े 5-5 हज़ार के निकल आते हैं, कहीं ट्रांजैक्शन हो। इसका निकला था 5,000 है, कहाँ से? ATM से निकला था, उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। तो कैसे पता चला नकली है? क्या सही है। चलो बच्चों, तो ये हमने उसके बारे में कुछ खूबियां पढ़ी हैं। अभी 10 मिनट पढ़े, कोई टाइम नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं हुआ, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। हैं? यार वो नकली नोट है तुम्हारे पास? हैं? मुझे दे देते यार, मैं पेट्रोल डलवा लेता। क्या करना है? पैसे हैं तुम लोगों के पास? हैं? जो लेके हो फिर कुछ। यार मेरे पास नहीं है सच्ची में, मैं गाड़ी में रखा है। ऑनलाइन पे होनी होती। चलो चलो, ये हमेशा ये वाला हाथ होना चाहिए जो दे रहा हो, ये वाला हाथ नहीं करना चाहिए कभी जो ले रहा है।
कौन? तुम लोग? नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे ही हम कहाँ से मांगते हैं? हम तो नहीं मांगते हैं। तुम्हारे पास पैसे तो जो ले आओ थोड़ा सा कुछ। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। चलो, तुम लोगों ने वो टीचर्स डे भी विश नहीं किया। तुम लोगों को तो मैं खिलाऊंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। नहीं किया था भाई, तो तुम लोग वेट कर लेते, एक दिन बाद कर लेते तुम लोग। चलो, जिनको तुम लोगों ने विश किया था, जो उस दिन आए थे, तुम लोग समझो आज मैं आए नहीं हूँ, ठीक है? उनको उनसे खाना है तुमने, मैं नहीं खिला रहा। चलो आगे पढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा भी ज़्यादा, मुझे याद आ गया वो बैलून से मुझे याद आ गया है, तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं खिलाया था। चलो चलो बस बस बस। अच्छा, इकोनॉमिस्ट का पैसों के बारे में क्या ओपिनियन था? तो 3 तरह के ओपिनियन थे इकोनॉमिस्ट के। पहला ओपिनियन है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनका ओपिनियन क्या था पैसों के बारे में। एक क्लासिकल था, एक केन्स के इकोनॉमिस्ट का था और एक मॉडर्न था। चलो भाई सुनो सुनो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, ये इस बात पे यकीन करते थे कि भाई पैसे की ना कोई डिमांड है और ना ये कोई अमल दखल करता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में या कम करने में। मतलब ये इन्होंने कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई थी पैसे को, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे। ये कहते थे पैसा न्यूट्रल होता है। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, आपने वो चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, इनका बिलीव ये था कि पैसे की कोई इटसेल्फ डिमांड नहीं होती। एक चीज़, पैसा न्यूट्रल होता है। दूसरी चीज़, ये कहते थे कि भाई पैसा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मार्केट में चीज़ों को खरीदा जा सके, बेचा जा सके। यानी दो जो फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, इनको बैलेंस करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है। 3 चीज़ें। और ये इकोनॉमी के अंदर पैसिव रोल अदा करता है। 4 चीज़ें, मतलब आपकी बुक में ना ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के, जो वो पैसे के बारे में रखते थे। नंबर 1, ये कहते थे कि भाई पैसे की कोई डिमांड नहीं है। नंबर 2, ये कहते थे पैसा न्यूट्रल होता है। नंबर 3, ये कहते थे पैसा जो है वो मार्केट की जो फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 जो है वो कहते थे कि इसका पैसिव रोल होता है। ये पैसिव रोल होता है, एक्टिव रोल नहीं होता, इकोनॉमी में कोई खास किरदार अदा नहीं करता। फिर केन्स आया और इसके साथ कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो इसकी बात से एग्री करते थे। इनको हम कहते हैं केनियंस इकोनॉमिस्ट। ये बिलीव करते थे कि भाई पैसे की अपनी डिमांड होती है। पहले क्या कहते थे? पैसे की कोई डिमांड नहीं होती। ये कहते थे पैसे की अपनी डिमांड होती है। पैसा जो है वो एग्रीगेट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमने कहा था ना कि पैसे के कम ज़्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड कम ज़्यादा होती है, तो ये मानते थे कि भाई ये पैसा जो है वो एग्रीगेट डिमांड को भी कम ज़्यादा कर सकता है। फिर इन्होंने कहा कि भाई आप इसको एज एक्ट ऑफ स्टोर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब पैसे को आप स्टोर भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सेविंग कर सकते हो, कल को इन्वेस्ट करोगे। तो ये भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। चौथे नंबर पे इन्होंने कहा कि पैसे से आप गुड एंड सर्विसेज फ्यूचर में खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। तो इन्होंने थोड़ी सी पैसे को जो है ना वो लिफ्ट कराई। इन्होंने कहा भाई पैसे की अपनी वैल्यू है, पैसा जो है उसकी डिमांड होती है बाकायदा, वो एग्रीगेट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसको आप स्टोर भी कर सकते हो, यानी उसको सेव भी कर सकते हो और फ्यूचर में जाकर उसको कंज्यूम भी कर सकते हो। ये 2 अप्रोचेस थी। फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे, इनका मानना था कि पैसा अच्छा खासा जो है वो अहम किरदार अदा करता है एग्रीगेट डिमांड को डिटरमिन करने में। इन्होंने कहा कि भाई जो किसी भी इकोनॉमी का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है या एग्रीगेट डिमांड होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हमने कल परसों पढ़ा था अभी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि अगर आप उधार पे पैसे ले रहे हो तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक खास परसेंटेज आपने वापस करनी होती है, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ना आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सारे का सारा इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप कम एक्सपेंडिचर करोगे। इन्होंने कहा कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए और एग्रीगेट डिमांड जो है उसको इंक्रीज़ करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है, ये कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है कि अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
ठीक है, और इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट चेंज होगा, तो होगा क्या, तो आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो है ना वो अपने मतलब आपको इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। लेकिन मसला क्या होगा कि इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ जाएगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी की वो हमने बात की है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई की बेसिस के ऊपर जो है ना वो आप एग्रीगेट डिमांड को कम ज़्यादा कर रहे होते हो। तो इन्होंने जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू दी। उन्होंने कहा भाई आपकी एग्रीगेट डिमांड पूरी की पूरी इसके ऊपर चल रही होती है, आप मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा कर सकते हो, उसकी बुनियाद पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कर सकते हो, बीओपी को भी बेहतर कर सकते हो, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन आ जाएगी आपके मुल्क में। डिमांड फॉर मनी बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है। तुम लोगों ने मुझे विश नहीं किया था, अब तो पढ़ाऊंगा। नहीं अब तो क्या, अब क्या फायदा, क्या खिलाया था बाकी टीचर्स को, केक खिलाया था, कौन सा केक, केक तो उसी टाइम करो ना जब मैं इधर होता हूँ, उस टाइम तुम लोगों को करना। अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो पढ़ेंगे हम। चलो चलो चलो। अच्छा यार जी यार, चलो चलो मनी सप्लाई सॉरी मनी डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं। मनी डिमांड ये हमने कहीं पे पहले भी पढ़ा है, ऑल एल्स इक्वल। ये कहाँ में पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 2 में, सीटर्स पेरिबस। ये वही है, डिमांड फॉर मनी इज द अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल विश टू होल्ड एट गिवन टाइम एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वही जिस तरह गुड एंड सर्विसेज की डिमांड होती है ना, सेम उसी तरह पैसे की भी डिमांड होती है। एक अच्छा वहां पे क्या होता था, प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। यहां पे प्राइस क्या है, पैसे की प्राइस क्या होती है, उसका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मनी डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम, मनी डिमांड ज्यादा। ये तो चैप्टर 2 वाला कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट वैसे ही जी। नहीं यहां पे ना मैं आगे चल के ग्राफ से आपको बताता हूं कि पैसा जो होता है ना, पैसे की डिमांड। चलो एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं आसान सी। वो कहता है आसान अल्फाज में डिमांड फॉर मनी है क्या, ये बेसिकली वो ख्वाहिश है कि लोग अपने पास पैसा कितना रखना चाह रहे हैं। हम अपने पास कितना पैसा रखना चाह रहे हैं, जितना हम अपने पास रखना चाह रहे हैं उतनी पैसे की डिमांड होगी। या इससे भी आसान डेफिनेशन है, डिमांड फॉर मनी इज द डिजायर टू होल्डिंग कैश और लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होते हैं, पैसे के करीब तरीन जो चीजें होती हैं जो पैसे के तौर पे इस्तेमाल की जा सकें। ठीक है, एक तो करेंसी है ना कैश वगैरह, एक को इससे मिलती जुलती चीजें, इवन गोल्ड भी किसी हद तक लिक्विड एसेट है, फौरन से गोल्ड के अगेंस्ट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये बॉन्ड्स को इलिक्विड ट्रीट किया जाता है। चलो आगे चल के हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो ये 3 डेफिनेशन है। बस एक आखिरी चीज, ये वही डायग्राम है यार जो, चलो इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके अल्लाह।